एक दौर था पैदल यात्रा का। मैं आपको बता दूं कि 1947 के बाद अलग अलग राजनीतिक दलों ने भारत में यात्राएं की हैं। वो अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए की थी या भारत को जोड़ने के लिए की थी। उसी के मद्देनज़र कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा चलाई। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक वो यात्रा चली। उस यात्रा में एक अहम भूमिका निभाने वाले चरखी दादरी से दीपक लांबा जी उनके साथ थे। क्या भूमिका निभाई, क्यों उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा ज्वाइन की और राहुल गांधी के साथ इतनी लंबी यात्रा की, एक एक बात उनसे पूछेंगे कि दीपक जी ने भारत जोड़ो यात्रा ही क्यों ज्वाइन की। वो वैसे भी लोगों को जोड़ सकते थे। अभी उनसे बात कराते हैं। आपकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक लांबा जी। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, अपनी खबर पर आपका स्वागत है। आपने भारत जोड़ो यात्रा की राहुल गांधी जी के साथ जी। तो मन में क्या उद्देश्य थे कि भी भारत जोड़ो यात्रा से ही भारत क्यों जुड़ेगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा से पहले का यदि आप देश का वातावरण देखें, तरह तरह के मुद्दे यहाँ एग्जिस्ट करते थे, लेकिन जो सरकारी तंत्र है या जो सत्ता पक्ष है जी। उसकी वजह से पूरे देश की मीडिया और लोगों के बीच जो मुद्दे हैं दोनों में आपस में कोई जुड़ाव नहीं था। तो ये सोचा गया कि इतने बड़े तंत्र के आगे, जहाँ पे सिर्फ पैसे से, धन बल से, सरकारी तंत्र की मशीनरी से यदि काम हो रहा हो तो एक ही विकल्प निकलता है। आप आज़ादी के समय से देख लीजिए जी। जब जनता ने साथ दिया तब बड़े बड़े तंत्र फेल हुए। तो ये सोच के ये सोचा गया कि देश के हर कोने तक जाना है, मुद्दों पे बात करनी है, जनता को अपने पक्ष में मुद्दे बताते हुए लाना है। तो ये सब सोचते हुए एक यात्रा का प्लान बना। बड़े बड़े नेता कांग्रेस के राहुल गांधी से मिलने के लिए तरसते हैं, उनसे समय मांगते हैं। फिर आप चरखी दादरी एक हरियाणा का छोटा सा जिला, नया नवेला जिला है, और आप युवा हैं, तो कैसे संपर्क हो पाया कि आप एक उनके सारथी के रूप में काम करने लगे? देखिए, मैं उनके सारथी के रूप में तो नहीं, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, जब आप जैसे हमारे मित्र, मीडिया के मित्र बोलते हैं कि आप उनके क्लोज़ हैं, उनकी टीम में हैं, तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं उनकी टीम में या उनके क्लोज़ नहीं। हम लोग एक उद्देश्य में संघर्ष के साथी हैं। उन्होंने यात्रा की, हम उस यात्रा में साथ चले। उस यात्रा में कांग्रेस के लोग थे, साथ में हमारे सिविल सोसाइटी के अलग अलग संगठनों के लोग थे। तो जो हमारा दल था वो बेसिकली जन आंदोलनकारी लोग और सिविल सोसाइटी के जो लोग थे उनका संगठन था, जिसको भारत जोड़ो अभियान का नाम दिया। तो मैं भारत जोड़ो अभियान की राष्ट्रीय टीम का सदस्य हूँ। अच्छा, ये भारत जोड़ो यात्रा से अलग है? ये अलग है, ये एक संगठन है जिसमें लगभग 300 के करीब संगठन पूरे देश से जुड़ के और मुद्दों पे हम लोग इंडिया अलायंस और कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। और ये जो काम है ये 22 अगस्त 22 ये तारीख है जिस दिन हमारा ये फैसला हुआ था कि राहुल गांधी जो यात्रा निकालेंगे या कांग्रेस जो यात्रा चलाएगी उसको भारत जोड़ो अभियान समर्थन करेगा और अपने साथियों संग इसमें शामिल होगा। तो यात्रा एकमात्र सबसे वैलिड, सबसे सस्ता, और जब सरकारी तंत्र आपको पूरी तरह रोक रहा हो, डोर टू डोर और यात्रा ही एकमात्र चीज़ें बचती हैं जिसको कोई नेता अपने लिए यूज़ कर सकता है, जनता के बीच जा सकता है। तो हमने वही यूज़ किया। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चली है। काफ़ी लंबा समय था, काफ़ी किलोमीटर का सफ़र था, ये कई हज़ारों किलोमीटर। तो कभी राहुल जी से बात भी हुई होगी आपकी, उनके साथ खाना भी खाया होगा। तो क्या चरखी दादरी या बात करें हरियाणा की, तो उस मुद्दे को भी लेकर कोई चर्चा हुई आपकी कि भाई हरियाणा में ऐसा हो रहा है, चरखी दादरी में इतने बुरे हालात हैं? देखिए, चरखी दादरी के विषय में तो नहीं, लेकिन मैं एक पैटर्न आपको बता दूं यात्रा में क्या रहता था। हम लोग राहुल गांधी जहां चलते थे उससे 1 किलोमीटर आगे चलते थे जी। एक ये ज़रूर था कि शुरुआत से ही कांग्रेस की तरफ से हमें ये रिक्वेस्ट थी कि आप दिन में जो 1.5 घंटा एक मीटिंग का समय होता था, जब लोग लंच करते थे उस समय हर रोज़ एक दल आके राहुल गांधी जी से मिलता था। तो हमारे को भी ये था कि उसमें से आधा टाइम सिविल सोसाइटी के संगठन, जय किसान आंदोलन का संगठन लगा लीजिए, भारत जोड़ो आंदोलन लगा लीजिए, इनके साथ ये डिसाइड करते थे कि किस ग्रुप को राहुल गांधी के साथ बात करनी है और किस विषय पे बात करनी है। तो आपकी भी तो बात हुई होगी? बात हुई, लेकिन दादरी के संबंध में बात नहीं हुई। हम लोग देखिए उन दिनों किसान आंदोलन के दौर से गुजरे थे, तो मुझे अच्छे से याद है शाहबाद में हमारी तरफ से 15 लोगों का एक डेलीगेशन गया जिसने किसानों के मुद्दों पर बात की।
तो हमारी बात ऐसा नहीं है कि 1 to 1 कोई बात की बात करें कि दादरी के विषय में होगी, पर्सनल बात होगी। जैसा मैंने कहा, हम संघर्ष के साथ हैं, मुद्दों पे बहुत बार बात हुई। उस मीटिंग के आपने शायद वीडियो वगैरह भी देखे होंगे, किसानों अपने पक्ष रखा था, मैंने भी अपना पक्ष रखा, बहुत सारे सीनियर नेता थे। अच्छा, एक बात मेरे जहन में है कि जो आम नागरिक होता है, एक आम कार्यकर्ता हो किसी भी पार्टी का, वो कहते हैं कि भी बड़े नेता टीवी पे कुछ और, पर्दे के पीछे कुछ और है। तो राहुल जी का नेचर आपको कैसा लगा? मुझे लगता है बहुत को कम लोग ऐसे होते हैं जो आप जिस बारे में मेरे को इशारा कर रहे हैं कि वो पर्दे पे कुछ अच्छे नज़र आते हैं और एक्चुअल में थोड़े नेगेटिव और कम नज़र आते हैं। यहाँ नहीं, उल्टा मैं है। ये नहीं कह रहा कि नेगेटिव, वो लोगों का कहना कि भी पर्दे पर तो कुछ है, पर्दे के पीछे अभी सभी बड़े नेता ऐसा ही होते हैं। हाँ, लेकिन मैंने जितनी बार राहुल गांधी जी से जो इंटरेक्शन किया या बाकी लोगों ने भी इंटरेक्शन किया, उनके भी जो फीडबैक थे, उसके आधार पे मैं कह सकता हूँ जैसा वो टीवी में दिखते हैं, पर्दे पे दिखते हैं, असली ज़िंदगी में और पर्सनल बर्ताव में मुझे लगता है कि उससे भी कहीं बेहतर हैं। तो वो एक सच्चा, अच्छा और अपनी बात पे टिके रहने वाला इंसान है, जो कि आजकल की पॉलिटिक्स में मिलना दुर्लभ होता है। और इसी क्वालिटी की वजह से हम जैसे लोग अपना सब कुछ छोड़ के, अपनी पुरानी संगठनों को छोड़ के उनके साथ साथ इस संघर्ष में लगे हैं। लोकसभा चुनाव अभी पीछे गया, उसमें 10 में से हरियाणा में कांग्रेस ने 5 सीटें जीती हैं। 2-3 महीने बाद विधानसभा चुनाव अक्टूबर में, तो क्या आप अपने आप को चरखी दादरी से टिकटार्थी मानते हैं कांग्रेस का? जी, मैं यहाँ 3.5 महीने से मैं और मेरी टीम यहाँ काम कर रहे हैं। हम डोर टू डोर लगभग सभी गाँव में कर चुके हैं। मैं अपने काम के बेस पे अपनी उम्मीदवारी के लिए अप्लाई करूँगा। कांग्रेस पार्टी के सिस्टम को ये लगा कि मैं उसके हिसाब से सुटेबल हूँ और मैं काबिल हूँ यहाँ के लोगों के लिए, जनता के लिए काम करने के लिए, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे मौका मिलेगा। जो 15, 20, 30 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, चरखी दादरी के जो टिकटार्थी बड़े नेता हैं, तो क्या ये आपको लगता कि आप उनको बैकफुट पे रखकर आप खुद टिकट ले लोगे? देखिए, सबका अधिकार है। मैं तो ये कहता हूँ कि दादरी में 2,06,000 वोटर हैं, जी, है ना। हर वोटर को अधिकार है कि वो जितने भी लोकतंत्र में हमारे देश में पार्टियां हैं, सबकी टिकटों के लिए अप्लाई करें। तो मैं तो कहूँगा कि यदि एप्लीकेशन 2 लाख भी आए तो सबको अप्लाई करने का अधिकार है। अपना अपना काम बताएं, अपना अपना तरीका बताएं, आगे क्या करेंगे। और जो आप 15-16 की बात कर रहे हैं, देखिए हर जगह ऐसा होता है और ऐसा नहीं है कि दीपक लांबा के पीछे हटने से वो 15-16 की संख्या कम हो जाएगी। यदि मैं यहाँ से ना भी आता तो भी 15-16 दावेदार होते, उनमें से किसी एक को, और जो सबसे काबिल है या जिसको उनका सिस्टम, जो कांग्रेस का सिस्टम है, वो ये डिफाइन करता है कि ये व्यक्ति कुछ कर सकता है और काबिल है, तो उसको टिकट मिलती। तो मैं भी उन 15-16 में आप मान सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी जी ने थपकी मार दी होगी, जाओ वही तैयारी करो? नहीं, राहुल गांधी कन्वेंशनल नेता की तरह नहीं है, वो थपकी नहीं लगाते। हाँ, ये जरूर है कि वो आकलन जरूर करेंगे। मुझे ये लगता है कि मैं अपने काम का बायोडाटा, जिस तरह आपने शायद मेरा परिचय पत्र यहाँ देखा होगा, पढ़ा होगा, मैं यहाँ सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मेरे को वोट दीजिए और मैं आने के बाद काम करूँगा। मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि 13 साल में मैंने ये काम किया है, मैं इसी संगठन में रहा हूँ, ये एक्टिविटी मैंने करके दिखाई है। आप मेरा ये काम देखिए। अच्छा, चरखी दादरी आप जिले से हो या प्रॉपर चरखी दादरी से ही हो? मेरा गाँव अचीना है, जो यहाँ से 12 अचीना किलोमीटर, ताल जो है, अचीना ताल के नाम से गांव का नाम अचीना है, लेकिन जो बस स्टॉप है उसको अचीना ताल बोलते हैं। तो अचीना गांव है मेरा, मेरी ज़मीन यहाँ है और मैंने अपनी ज़िंदगी में हर एक वोट यहीं से डाला है। मैं यहीं का बाशिंदा हूँ। अगर बार आपको एसोसिएशन का मेंबर भी, चरखी दादरी बार एसोसिएशन में एडवोकेट हूँ। अच्छा, आप एडवोकेट भी है? मैं इंजीनियरिंग कर रही, उसके बाद जब आंदोलन किया तो इतना करने के बाद राजनीतिक में आने का क्यों निर्णय लिया आपने? ये आप वकालत भी कर सकते हो, इंजीनियर भी हो, तो राजनीतिक क्षेत्र ही क्यों चुना, जबकि सीधा रास्ता आपके पास है? अच्छा, सुनहरा अवसर है। सुनहरा अवसर है। देखिए, लोग अक्सर ये सोचते हैं कि राजनीति एक जीवन यापन का और पैसे कमाने का काम है। मैं उसको ऐसा नहीं मानता। मुझे ये लगता है कि राजनीति आपको एक बड़े स्फीयर तक काम करने का और अपने विचार पहुंचाने का अवसर देती है। यदि मुझे 2 व्यक्तियों को, 2 बच्चों को पढ़ाना हो तो मैं अपनी पॉकेट से और अपने एफर्ट से पढ़ा सकता हूँ। मैंने यदि 200 को पढ़ाना हो तो मैं टीचर बन जाऊँ, हेडमास्टर बन जाऊँ, प्रिंसिपल बन जाऊँ, लेकिन मान लो मुझे 2 लाख लोगों को अच्छी शिक्षा देनी है
तो मेरे हिसाब से राजनीति 5 चीज़ों से होके बनी है। पहला है जो आप बात करते हैं इलेक्शन लड़ना, सरकारें बनाना। दूसरा है प्रेशर ग्रुप, जो कि आंदोलन करके सरकार की नीतियों को बदलना और उसको चेंज करवाना। तीसरा काम वो है जो अच्छा सुनहरा आप कह रहे थे कि समाज के लिए कर सकते हैं, जो एनजीओ करते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, इसके लिए काम करते हैं। चौथा वो शिक्षा और ट्रेनिंग का काम, जो कि आजकल सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के हाथ में हमने डाल दिया है। और पांचवा वो जिसमें कि आदमी का परमात्मा से संबंध की बात होती है, जो आजकल हमने ठेका बाबाओं को दे दिया है। तो मुझे लगता है ये पांचों काम मिलकर राजनीति बनाता है और हम इसी को करने के लिए। अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है, मान लीजिए, तो चरखी दादरी की जो जनता है, जो वोटर है, वो 15-20 साल से जो नेता उनके सामने घूम रहे हैं, उनको दरकिनार करके आपको ही वोट क्यों देंगे? देखिए, चरखी दादरी के बारे में एक बात आप और हम सब जानते हैं, सबसे पुराना जिले तो छोड़ दीजिए, सबसे नए जिलों में से एक है। 2016 में हम जिला बने। ये जिला रेवेन्यू के मामले में पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू खजाने में जमा करवाता है। दूसरे नंबर पर है जी। पिछले 5 साल में हमने 1500 करोड़ रुपया यहाँ से जमा कराया। बिल्कुल। एक अखबार की रिपोर्ट के हिसाब से तो हम पहले स्थान पे हैं। जागरण ने एक रिपोर्ट पारित हाँ, लेकिन वैसे दूसरे नंबर पर है। ठीक है, मैं आपकी मानता हूँ कि दूसरे पे हैं, लेकिन दूसरे पे भी हैं तो हम काफ़ी पैसा सरकार के खजाने में देते हैं। अब आप दादरी में घूम लीजिए, देखिए राजनेताओं के काम 3 प्रकार के होते हैं जो मैं समझता हूँ और वही लेके मैं आया हूँ। पहला काम होता है कि जो भी जनता जिनका वो रिप्रेजेंटेटिव है, जिनकी वो नौकरी करता है, जिससे तनख्वाह लेता है, गाड़ी लेता है, घर लेता है, उनके हर दुख सुख में और उनके बीच में रहे। ये एक बियर मिनिमम क्वालिटी है किसी भी राजनेता की। जिन लोगों को आप ये कह रहे हैं 15 साल से 17 साल से लगे हैं, उनमें से बहुत कम लोग होंगे जो ये क्वालिटी भी पूरा करते हैं कि वो जनता के बीच में रहे। आप कर रहे हो कांग्रेस के नेताओं पर? नहीं, मैं कांग्रेस के नेताओं पे नहीं, मैं सारी राजनीति के नेताओं पे बात कर रहा हूँ। अच्छा, सभी पार्टियों पे बात कर रहा हूँ। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम शासक नहीं हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव हैं और नौकर हैं जी। जिस दिन हम शासक वाली भूमिका में आ जाते हैं, हम अपनी कोठियों में रहना शुरू कर देते हैं। जनता आती है तो हम उनसे मिलना भी कई बार पसंद नहीं करते। ऐसा एग्जाम्पल आपको दादरी में भी बहुत मिल जाएंगे, हरियाणा में भी बहुत मिल जाएंगे। मैंने आपको एक सवाल किया था कि 3 महीने बचे हुए इलेक्शन के लिए, तो 3 महीने में दीपक लांबा ऐसा क्या करेंगे जो कि जनता आपके साथ हो जाए? देखिए, मैं इसमें मुझे कोई दो राय नहीं और ना मैं कोई दूसरी थॉट रखता हूँ। देखिए, राजनीति में यहाँ बहुत से लोग हैं जो अलग अलग तरीके से पैसे लगा के राजनीति में बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमें ये पता है, जब तक आप संघर्ष करते हुए ज़मीन पे नहीं उतरेंगे, लोगों के बीच नहीं जाएंगे। मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं जनता के बीच चला जाऊँ। मैं 62 गाँव में अपना परिचय पत्र और कैलेंडर घर घर पहुँचा चुका हूँ। हमारा एक अभी ये जहाँ हम बैठे हैं ये कार्यालय, और हमने इसका भारत जोड़ो भवन नाम रखा है, ये शुरू कर रहे हैं। तीसरी एक्टिविटी हमारी 22 जुलाई से हम हर गाँव में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, घर घर के बीच। क्या वहाँ दीपक लांबा जी भी रहेंगे? हाँ, मैं रहूँगा। मेरा 1.5 महीने का प्रोग्राम है। उसका शेड्यूल हम 14 तारीख को रिलीज़ भी कर देंगे। जो साथी यहाँ आएंगे, परसों ही है जो, हाँ परसों जो आएंगे यहाँ हम उनको दे देंगे, आपको भी भेज देंगे, अखबार में भी डलवाएंगे। शेड्यूल के हिसाब से हम हर गांव में जाएंगे, लोगों के बीच बैठेंगे, समस्याओं के बारे में बात करेंगे। और ऐसा नहीं है कि समस्याओं की बात सिर्फ अभी हो रही है, हम लोगों ने 3 महीने लगा के ऑलरेडी अपने इलाके के सर्वे भी कर लिए हैं। हमें पता है किस गांव में क्या समस्या है, लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। मैं आपको ये सर्वे की रिपोर्ट तो हम जब चुनाव के आसपास हम इसको रिलीज़ करेंगे कि हमारे पास क्या क्या है और क्या हुआ है। वो एक राजनेता का धर्म भी है, वो ये बताए कि मैं आने वाले 5 साल का मेरा ये रोड मैप होगा। लेकिन मैं आपको उसका एक अंश ये बता देता हूँ कि अभी तो हमारे क्षेत्र में जब हम विकास की बात करते हैं, हम पानी में ही अटके हैं। पानी और सीवर की तो बहुत बड़ी समस्या। बहुत सी जगह तो पीने का पानी नहीं है, पीने का पानी तो है नहीं, लेकिन गलियों में पानी भरा है। तो अभी तो हम पानी को ही टैकल क्या आपके द्वारा कोई आंदोलन भी किए जाएंगे? जैसे काफ़ी समस्याएं आपने ही गिनवाई चरखी दादरी में, तो उनको लेकर और पब्लिक को साथ लेकर क्या धरना है या किसी बड़े बड़े अधिकारियों से मिलना, तो क्या वो होगा दीपक लांबा जी के द्वारा? देखिए, जनता ने मुझे मौका दिया, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव बना, तो धरने की बजाय मैं बल्कि इस बात पे बिलीव करता हूँ कि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के लिए, ये चाहे वो निर्दलीय है, किसी दल का है, सरकार का नुमाइंदा है नहीं है, उसका पार्ट है नहीं है, लेकिन वो अपने आप में सक्षम है कि वो अपने यहाँ की व्यवस्थाएं सुधार सके, क्योंकि आपके पास 2 लाख लोगों की पावर होती है। धरना तो जो उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो कि
या तो रिप्रेजेंटेटिव की भूमिका में नहीं है, प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हैं, लेकिन हम ये प्रायोरिटी में लेके चल रहे हैं कि हम रिप्रेजेंटेटिव बने। हाँ, उसमें कामयाब नहीं होते, जनता मौका नहीं देती, तो वो जो तरीका आप बता रहे हैं वो तो विकल्प हमेशा खुला है और 12 साल से करते आए हैं, वो करते आए हैं। अच्छा, अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो आपका कदम क्या रहेगा? देखिए, मैं अपना कैंडिडेचर अपने काम के हिसाब से पुट करूंगा और अभी 3 महीने 90 दिन के करीब पड़ा है। मैं करते करते काफ़ी काम कर लूँगा। जब लास्ट टाइम आएगा अपना कैंडिडेट पूरा पुट करूँगा, 12 साल का काम बताऊँगा, अब का किया हुआ काम बताऊँगा। फिर भी यदि कोई सिस्टम में ये आता है कि नहीं आपको नहीं किसी और को, तो मैं बहुत से मीडिया के साथियों को वही बात कह चुका हूँ, वही मैं आपको दोहरा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ टिकट मुझे मिला, पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ूंगा, टिकट से चुनाव जीत के आऊँगा। यदि टिकट मुझे नहीं मिलता है, जिसको भी टिकट मिलेगा उसको चुनाव जितवाने में अपना पूरा दमखम लगा दूंगा। क्या स्टेज पर दीपक लांबाजी खड़े मिलेंगे जिसको टिकट मिलती है? मैं अपनी तरफ से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपके साथ हूं, आपका पूरा साथ दूंगा। आप देखिए, हर कैंडिडेट का अपना तरीका होता है। वो हो सकता है ये कहे कि आप स्टेज पे ना आइए, लेकिन मेरा ये पर्चे चिपकाने का काम कर दीजिए, मैं वो पर्चे चिपकाने का काम कर दूंगा। मैं अपनी तरफ से बना बनाया, जैसे हमारे हरियाणा में कहते हैं कि पढ़ा पढ़ाया बच्चा आपको मिल जाए, मैं कह रहा हूँ कि मैं ट्रेंड, पढ़ा लिखा, 13 साल ट्रेंड बोल सकते हैं। 13 साल बहुत पूरे देश में घुमा हुआ व्यक्ति, यदि मैं कैंडिडेट नहीं होता, कोई भी बहन भाई यहाँ से कैंडिडेट होता है, बुजुर्ग कैंडिडेट होता है, तो मैं उसका इलेक्शन एजेंट बन के उसका काम करने को तैयार हूँ। चरखी दादरी की जनता को क्या कहना चाहोगे? जनता को मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, राजशाही में नहीं। तो अपने जो अधिकार हैं उसको पहचान लीजिए। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जो भी नुमाइंदा आए, जिसको आप जितवाएं, उससे सवाल पूछना शुरू कर दीजिए। जो पुराने हैं उनसे ज़रूर पूछिए, नयों के लिए जो वोट मांगने आता है उससे भी पूछिए कि क्या करेगा। हाँ, लोग आएंगे, छोटी मोटी चीज़ें दे के आपको लालच में डाल के वोट लेने का प्रयास करेंगे, उससे बचिए। लोकतंत्र में हर रोज़ सवाल पूछिए और वो आपके काम करने वाले हैं, आपके सरकार या आपके शासक नहीं। जनता को मैं यही बताना चाहता हूँ, जिस दिन जनता ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, आधी व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी। और एमएलए और रिप्रेजेंटेटिव का एकमात्र कर्तव्य है, रात को भी यदि 2,06,000 लोगों में से किसी को भी कोई समस्या हो, तो वो किसी भी समय जाके अपने रिप्रेजेंटेटिव का दरवाज़ा खटखटा सकता है और उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उसकी हर मदद करे, क्योंकि सरकारी तंत्र, ब्यूरोक्रेसी अपने रूल्स के हिसाब से चलती है। लेकिन जो राजनेता हैं, उनका एकमात्र धर्म ये कहता है जिसका वोट लिया उसके जीवन उद्धार में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दो। तो साथियों, आपने सुना दीपक लांबाजी के द्वारा कि कैसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी का साथ दिया और कैसे वो राहुल जी से बात करते थे, क्या मुद्दे भी रखे उन्होंने। और अंत में एक बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि कोई भी आपके समक्ष वोट मांगने के लिए आता है तो आप उनसे सवाल कीजिए कि आप हमारे लिए क्या करोगे और पीछे आपने हमारे लिए क्या किया है। तो साथियों, दीपक लांबाजी हमारे साथ थे। मैं जोगेंद्र खन्ना अपनी खबर पर ऐसी ही खबरें आपके समक्ष लाता रहूँगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।